तो कैसे हो बच्चों। आपका आदित्य सर आज आप सबके लिए टॉपिक लेके आया है बेसिक ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। बहुत सारे बच्चे का स्कूल ओपन हो चुका है और स्कूल वो गए भी हैं और उनको लगा है कि सर वो जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो सब सर के ऊपर से जा रहा है। तो आपको इस बात से टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री आपको बिल्कुल ही मजाक बना देगी। आपको ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री मतलब जो कहते हैं ना, कई बच्चे मैथ से डरते थे, उनको लगता था यार केमिस्ट्री में तो कोई मैथ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री बहुत ही हिस्ट्री सिविक्स जो होता है ना उससे भी इजी है। बट स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को अगर आप सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि केमिस्ट्री मजाक है। इसीलिए और दूसरी बात मैं आपको यह बता देता हूं कि देखो आप स्कूल गए हो, स्कूल में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये गया होगा यार मुझे नीट क्लियर करना है, किसी को आईआईटी करने हैं, तो बहुत कुछ करने हैं। कुछ लोग एनडीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन ये सब चीजों में कॉमन क्या है? कॉमन आपका ये है कि अगर आप स्कूल के एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके लिए एक भी जो आप सोच रहे हो वो कोई भी एग्जाम वैलिड नहीं है। इन चीजों का ध्यान रख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आकाश ज्वाइन करते हैं, फिटजी ज्वाइन करते हैं और जैसे उसके 12 में 11th में रिजल्ट खराब हुए उनका कोई एग्जाम का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा जाएगा वो डायरेक्ट आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी 100 में से 100% जो बोर्ड पे लिखा जाएगा सारे स्कूल में ही आएंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखो, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। और इस वीडियो पे स्टार्ट करने से पहले आप एक पेन और कॉपी ले लो, उस पर नोट्स बनाना भी साथ साथ स्टार्ट कर दो और उसी को याद कर लो। आपके स्कूल का अभी यूटी अगर होने वाला हो या हाफ ईयरली होने वाला है, आप देखना जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे को मैं पढ़ा चुका हूं। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है और बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं वहां पे और मेरे ऐसे बच्चे हैं जो 98-99% रिजल्ट 11 12 सब में लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊंगा एकदम बेस्ट बताऊंगा। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप जो है इस बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में अगर आप पहली बार पढ़े, आपको कुछ भी नहीं केमिस्ट्री के बारे में पता है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम। एटम को भी समझने के लिए आपने जाना होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है ये पहले बताओ। मैटर वो चीज है जो आपके चारों साइड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये पेन की बात कर रहा हूं, पेन क्या है? मैटर। मैटर उसे कहते हैं जिसके पास कुछ मास होता है। मास हिंदी में अगर बात करें द्रव्यमान, जिसके पास मास हो, जिसने कोई स्थान कवर करे। जैसे मैंने इसको अपने हाथ पे रख दिया तो ये हाथ का इस एरिया को क्या कर रहा है? वो कवर कर लिया। और कुछ ना कुछ तो वेट है जिसको मास कहते हैं, और साथ में ये वॉल्यूम है, यानी कुछ पार्ट उसका कुछ है जो कवर कर रहा है एरिया को। अगर आप इसको किसी पानी के अंदर डालोगे तो वो पानी में कुछ एरिया को कवर करके पानी को बाहर, अगर भरा ग्लास है, बड़े ग्लास में इसको आप डाल दोगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है। मतलब उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, मतलब उसका साइज की बात करते हैं। तो हमारे आसपास में जितनी भी चीजें वो सब मैटर कहलाते हैं। डाल्टन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बोला था कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे एक घर है, घर किस चीज से मिलकर बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको हम ईंट कहते हैं, ब्रिक कहते हैं। तो उसी तरह डाल्टन ने कहा कि जो मैटर आपके पास है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उस पार्टिकल्स को हम एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स। तो एक चीज आपने समझ लिया कि मैटर, अगर आप पहली बार केमिस्ट्री समझ रहे हो फिर भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। बिल्कुल देखो, मैटर कुछ भी उठा लो, आपके हाथ में पेन होगा, नोटबुक है, घर का बिल्डिंग है, पंखा है, कॉपी है, कुछ भी, हर चीज क्या है? मैटर है। जैसे आप देखो कि हमारे पास ये डस्टर्स है, वो भी क्या है? मैटर है। लेकिन डाल्टन क्या कहते हैं? ये जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये एटम मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। अब डाल्टन ने एक चीज गलती कर दी थी बहुत बड़ी,
उन्होंने कहा कि मैटर को सबसे ज्यादा, अगर आपने इस पेन को टुकड़ा किया, छोटे 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 पीस बनाए और आपकी बहुत ही छोटा पीस मिला जिसको कहोगे सर अब इससे ज्यादा छोटा हमें नहीं होगा, आपने कट 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 करके बहुत सारे टुकड़े बनाए, लेकिन एक टाइम के बाद आपने कहा सर इससे छोटा नहीं होगा, तो वो क्या कहलाता है? एटम। तो डाल्टन ने भी यहां सेम चीज बोला था कि मैटर को अगर आप कट कर रहे हो तो एटम से छोटा नहीं हो सकता, एटम ही एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा कि जो किसका? मैटर का। तो उसने कहा एटम, लेकिन आप आगे देखोगे कि डाल्टन ने भी यहां गलती करी थी। क्या गलती करी थी? हमें बाद में पता चलेगा कि हम एटम को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यहां पे एटम का मतलब ही होता है, एटम का मतलब नॉट डिविजिबल पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स उससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। किसी चीज को आपने कहा कि भाई तोड़ो, तोड़ तोड़ के आपने बहुत छोटा कर दिया और किसी ने बोला और करो, आप कहोगे भाई इससे ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह डाल्टन ने यह अनुमान लगाया कि मैटर एटम मॉलिक्यूल से बना होता है और एटम से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है। तो आप सबसे पहले जानो आखिर एटम कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमने कहा कि कुछ एटम्स और उसका एक एटॉमिक नंबर है और उसके साथ साथ उसका कुछ मास है, क्योंकि मैटर के पास मास होगा। तो इसी तरह से हम बात करेंगे कुछ एटम जिसका नाम है H। S का मतलब है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास, वो हम पहले इसको कंप्लीट लिख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में मास इजीली याद हो सके। हाइड्रोजन के बाद हमारे पास आएगा हीलियम। अगर आपको नाम नहीं पता चलेगा, ये सिंबल हम लिख रहे हैं, तो आप साथ साथ इसका नाम भी लिख लेना साथ में। ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम आ रहा है, बेरिलियम, बोरॉन, B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये 1 से लेके 10 तक का एलिमेंट्स है। एटॉमिक नंबर बिल्कुल सीरियल वाइज है, काउंटिंग करते रहो। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसका क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर्स। डन। उसी तरीका से उसका मास नंबर है। मास नंबर कई बार क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है उससे डबल होगा, डबल से एक ज्यादा भी हो सकता है, डबल से कम भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके इवन नंबर है, ज्यादातर टाइम, नॉट ऑलवेज, मैक्सिमम टाइम जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर में आ रहा है उसका मास ऑलमोस्ट डबल ही होता है। ये आप ध्यान रखना। जैसे हाइड्रोजन 1 है तो इसका मास 1 ही होगा, लेकिन इवन नंबर 2 है तो 2 का डबल 4। देखो 3 है तो 3 का डबल नहीं होगा, इससे एक ज्यादा हो जाता है। जैसे 4 है तो 4 का डबल 8, लेकिन इसका भी 9 हो जाता है। 5 का यहाँ पर 10 हो रहा है, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 19 और 10 का 20। ये आपका एटॉमिक एटम्स है, एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर। ये आपके भेजे में बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो ये आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 10। तो आप इसको जल्दी से लिखो ताकि मैं नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स बताएंगे और इसका मास को दिमाग में होल्ड करके रखें। तो जल्दी से लिख लो फटाफट। तो अब नेक्स्ट 10 देखते हैं। पहले आपने 10 देख लिया, 1 से लेके कहां तक? हाइड्रोजन से नियोन तक। अब देखो नियोन के बाद 11वें नंबर में हमारे पास आता है सोडियम। सोडियम के पास आएगा 11 नंबर पे, तो सोडियम आ गया। 12 पे मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। उसके बाद 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। Si से सिलिकॉन, P से फॉस्फोरस, S से सल्फर। फॉस्फोरस सल्फर के बाद ये हो गया 16 नंबर। 17 नंबर पे आता है Cl, ये D नहीं है, Cl है, क्लोरीन। उसके बाद आर्गन और उसके बाद द लास्ट 2 है पोटेशियम 19 नंबर पे और कैल्शियम। आपने नेक्स्ट 10 किया था, ये 10 आपको 12 में हो 30 तक ऐसे याद होना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको 20 से हम काम स्टार्ट करवाते हैं। सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
ये है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के साथ क्या आता है, मास। तो हमने कहा था जो इवेंट नंबर है उसका डबल कर देना है। तो आपको देखो ये इवेंट नंबर तो है नहीं, और जो नहीं है उसमें एक प्लस कर देना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही मिलेगा। 11 का डबल 22 होता है, लेकिन उसमें एक ऐड कर देना। तो 23, 12 का डबल 24, 13 का 26 है तो एक ऐड हो जाएगा 28, 15 का कितना होता है जी, 15 का डबल 30, लेकिन ये ऑड नंबर है तो 31 हम लिखेंगे। 16 इवन नंबर है, इसका डबल कर दो 32। 17 थोड़ा हटके, हम इस पे स्टार लगाएंगे, थोड़ा हटके क्योंकि इसका डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। 35.5 आर्गन का 18 का डबल, यहां पे भी स्टार लगाना होगा क्योंकि ये भी किसी को रूल नहीं मानते। 18 का डबल कितना होता है 36, लेकिन इसका मास 40 होता है तो किसी रूल को नहीं माना। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन बहुत सारे हैं और एग्जाम में एक्सेप्शन ही आता है, इन चीजों को ध्यान में रखना। के है यहाँ पे पोटेशियम जो 19 है, 19 का डबल 38 से 39 होता है और 20 का डबल 40। तो आपने देखा यहां से यहां तक रूल बिल्कुल काम कर रहा है। ऑड नंबर वाले में डबल करके एक प्लस करना था और इवन नंबर वाले में डायरेक्टली डबल करना है। ये दो जगह रूल काम नहीं कर रहा, इसलिए हमने स्टार लगा दिया। आप उसे दिमाग में बढ़िया से रखना, बहुत बार यूज किया जाएगा। तो ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। ये अगर याद होगा तभी आप कुछ निकाल सकते हो। अब देखो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखना कि इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको यहां पर ये चीज पता करना होगा। जैसे हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेंगे या कुछ कंपाउंड लेंगे, जैसे कि हमने H2O ले लिया। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का मास कितना और एक ऑक्सीजन का मास कितना है, लेकिन आपको पूछेगा ये जो मॉलिक्यूल्स है H2, इसका मोलर मास बताओ कितना है। मोलर मास मतलब इस कंपाउंड का कितना मास है, कितना वेट है। तो आपने क्या किया, देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, तो आपने देखा 2, और एक हाइड्रोजन का मास यहां पर देखो वहां भी 1 था और यहां भी 1 था। अपनी नोटबुक में आपने लिखा होगा एक हाइड्रोजन का मास 1 और ये 2 प्लस करना है क्योंकि हाइड्रोजन का आपने कर दिया। ऑक्सीजन कितने हैं जी 1, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। आप अपनी नोटबुक में चेक कर लीजिए तो कितना होगा ये 2 + 16, ये हो गया 18, और इसका यूनिट AMU लिखोगे। फिलहाल अभी आप समझ लो इसका यूनिट AMU कैसे होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 18 AMU। हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं H2SO4। पूछेगा इसका मोलर मास बताओ। H2SO4 का मोलर मास, तो आपने देखा कि एक हाइड्रोजन है तो एक, ध्यान से देखते जाओ आपको सारे समझ में आ जाए। एक हाइड्रोजन का मास एक ही, मतलब हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब हाइड्रोजन का खत्म हो गया तो प्लस करूं। सल्फर कितना है जिसमें एक सल्फर का मास कितना होता है 16 का डबल 32। देख लो यहाँ पे सल्फर का 16 तो उसका डबल मास कितना है 32, तो आप लिखोगे 32 O4, यानी ऑक्सीजन 4 है। एक ऑक्सीजन का मास कितना था 16, तो 4, ये हो गया 2, ये हो गया 32 और ये 16, 4 का कितना होगा 64। अब इसको आप प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 98 AMU। डन। नेक्स्ट देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इंपोर्टेंट कंपाउंड है। इसका मोलर मास कितना होगा, एक कैल्शियम का मास कितना होता है, अभी आप देख लो 40 प्लस एक कार्बन का मास आपने पीछे देखा होगा 6, एटॉमिक नंबर उसका डबल हो जाता है 12, और यहां पे देखो एक ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई गुना कर दोगे तो कितना होगा 40 + 12 + 48, 16 3 जा 16 तिया
16 48 या 16 3 48। आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 100 AMU। तो मोलर मास, आप इस मास की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको ये 1 से लेके 20, वैसे 1 से 30 तक, लेकिन अभी मैं आपको 1 से 30 इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप कंफ्यूज जाओ। ओके सर, इसी में समय निकल गया। तो 1 से 20 तक में आप पहले सीख लो केमिस्ट्री, उसके बाद तो 30 याद कर लो, 50 याद कर लो, आपकी चॉइस। वो भी हम बताएंगे ट्रिक कैसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज को देखो, मोलर मास आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का मोलर मास निकालने के लिए कह रहा है, तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे। तो मोलर मास निकालना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को मत भूलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें आपको पूछा जाता है एग्जाम में, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बताओ। कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड या कि मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कई ऐसे एलिमेंट, जैसे H2O है, तो H2O जो वाटर है आपके पास, उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज। ये नॉर्मल सी बात होती है, कभी भी पूछ देते हैं आपसे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, कह रहे हाउ टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आ चुका है, चाहे जेईई मेंस ले लो या नीट ले लो। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके पास है CaCO3, इसमें कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, कितने एटम्स यूज हो रहे हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट यूज हो रहे हैं। आपको पूछ रहा है बताओ इस कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम कितना परसेंट मिला हुआ है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। ये आपको पूछेगा, परसेंटेज बताओ हर एक एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत आसान है, यू बना सकते हो आप। इसको बताने के लिए सबसे पहले इस कंपाउंड का आपका मोलर मास पता होना चाहिए। तो अभी अभी हमने इसका मोलर मास निकाला है, आपने देख लिया होगा कितना आया था मोलर मास। इसका मोलर मास आया है 100 AMU। इस पूरे कंपाउंड का मास कितना है, 100 AMU हमने फाइंड आउट किया था, अभी आपने देखा था, ठीक। अब आपको निकालना है कैल्शियम कितना परसेंटेज है इसके अंदर, तो आप लिखोगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कितना परसेंटेज हो गया, तो आपको फॉर्मूला लिखना है मास ऑफ कैल्शियम अपॉन में मोलर मास जो कंपाउंड है इनटू में 100। ये फॉर्मूला है, अगर जिसका भी निकालना है उसका मास अपॉन में टोटल मास इनटू में 100। तो देखो क्या लिख सकते हो, इसका कैल्शियम का मास कितना होता है, एक बार टेबल में देख लो, 40। मोलर मास कितना आया जी, 100, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से। देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा आपका 40%। आपको पता चल गया ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके अंदर कैल्शियम कितना परसेंटेज है, 40%। सेम टू सेम आपको पूछेगा परसेंटेज ऑफ कार्बन बताओ, तो कार्बन का मास, मास ऑफ कार्बन अपॉन में मोलर मास इनटू में 100। कार्बन का मास कितना है 12, 12 होता है कार्बन का मास, 12 आपने याद किया होगा 12, और मोलर मास कितना आ गया 100 इनटू में 100। डन। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन का मास, तो आपने फॉर्मूला तो यही लिखा, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मोलर मास इनटू में 100। अब देखो यहां पर जो आपने फॉर्मूला लगाया, तो ऑक्सीजन का मास एक का 16 होता है, लेकिन इसमें देखो कितने ऑक्सीजन है, 3 है ना ऑक्सीजन, तो आपको 3 लेना है, और टोटल मोलर मास कितना आ गया 100 इनटू में 100। कैंसिल हो गया, कितना हो गया जी 16 3 48। तो आपने देख लिया कि कैल्शियम कितना है 40%, कार्बन कितना है 12%, ऑक्सीजन कितना है
48%। तो आपको ये तो आपने परसेंटेज निकालना सीख लिया, लेकिन एग्जाम में कैसा पूछेगा कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मैक्सिमम परसेंटेज, या कहेगा 40% है या 48% है। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो मोलर मास आपने निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सारी चीज निकालने के लिए डन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया फिर भी लिखना कि सर अच्छे से नहीं समझ में, ठीक है। तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा बताने की। अगर आपके पास ये पढ़ने के बाद भी डाउट्स आता है तो आप संडे को लाइव क्लास के लिए कमेंट में, अगर टोटल 50 बच्चे अगर लाइव क्लासेस के लिए डाउट्स क्लियर करेंगे तो हम लाइव क्लासेस में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये आ गया। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से लिखो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके बाद ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। आपकी बुक की यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आपकी एनसीईआरटी में Na2SO4 और यहाँ पे H2SO4। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ H2O और ये K2SO4 में परसेंटेज कैसे निकालते। जैसे इसमें आप इसका मोलर मास निकाले होंगे, कितना आया इसका मोलर मास, एक हाइड्रोजन का मास 1 और यहाँ पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आपने लिख दिया 16 16, तो 2 + 16 कितना होगा जी 18 यानी 18 AMU। अब आपको कहेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इस एलिमेंट के अंदर और मोलर मास, साथ में इसका नंबर भी लिखना होता है कितना है, तो यही है इन2 में 100। एक हाइड्रोजन का मास, एक इसमें देखे है ना कि हाइड्रोजन का मास 2 दिखा है, तो आपको लिखना है 2, सॉरी टोटल मास कितना है जी 18, कैंसिल करो 9, तो ये आ गया 100/9। जब इसको आप कट करोगे तो कितना आ रहा है 11.11 परसेंटेज के अप्रोक्सीमेट आता है। लगभग अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो लगभग 11% अप्रोक्सीमेट आता है, यानी H2O में हाइड्रोजन सिर्फ 11% पाया जाता है। तो पूछेगा कि अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मैंने हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या ऑक्सीजन को निकालना चाहिए? आप नहीं भी निकाल सकते, क्योंकि देखो दोनों मिला के कितना है 100%, उसमें 11% हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होगा 89%। या तो आप कैलकुलेट करो या बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हो। इसीलिए मैं 2 एलिमेंट्स वाले एग्जांपल इसीलिए दिया हूं क्योंकि कई बार आप सोचो कैलकुलेट कर दो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब 2 ही एलिमेंट है तो एक का पता है 20% तो दूसरा 80%, अगर एक 10% दूसरा 90%, एक 11% दूसरा 89%, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो आप लिखोगे 100 - 11 दैट इज 89%। बाकी चॉइस है, अगर आप निकालना चाहोगे तो निकाल लो। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको इस वीडियो में जो दिए गए नंबर है उस पे आपको इसका आंसर सेंड करना है, ठीक है। और उस नंबर पे आपको कमेंट में लिख देना है कि मैंने इस क्वेश्चन को आंसर सेंड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब आप देखो कि मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक चीज बहुत जल्द समझने की जरूरत है, वो ये है। एक आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा KLM है, यही पढ़ा होगा। ये अब आपकी वैलिड नहीं है आपके अगली क्लास में। आपके इस क्लास में ये अगर आप यूज करोगे तो इससे आप करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। आपने ऐसा देखा था कि ये एटम जो है वो कुछ इस तरीका से होता है,
ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे कि एटम का किसने मॉडल किसने दिया, वो फिलहाल आप समझ लो कि एटम जो है फुटबॉल की तरह होता है, स्फेरिकल शेप में होता है और उसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस चार्ज होता है और इसकी चारों साइड इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्बिट है। बहुत सारे ऑर्बिट होते चले, वैसे एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपको एक जगह, जैसे हम लोग इंसान हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रोड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रोड होगा या तो हवा होगा, है ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चलता है, जिस रोड पे चलता है, उसका नाम होता है ऑर्बिट। कई बार बुक में लिखा होगा जिस पाथ पे चलता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो आप ये दिमाग में रखना, जो न्यूक्लियस के चारों साइड जो गोल गोल चक्कर लगाता है उसको पहला ऑर्बिट कहते हैं, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट, जिसको हम दूसरी भाषा में हम सेल भी कहते हैं। ठीक, तो आप इसको ऑर्बिट भी कह सकते हो। ये सब क्या है, ऑर्बिट, या आप इसको सेल भी कहते हो। ठीक है, ये ऑर्बिट है और ये सेल है, तो ये चीज ध्यान है। लेकिन इसको भी समझने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझने से पहले आपको ये चीज समझना होगा। जैसे कि कोई एटम है, तो आपने दो चीज ही अभी तक एटम के बारे में आपने उसका सिंबल देखा है और उसके एटॉमिक नंबर को देखे और एटॉमिक मास, इससे ज्यादा शायद आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन अभी आप देखो कि अगर एक एटम आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, तो नीचे में ये Z है, ऊपर में ये A है। इस Z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये हमारा एटॉमिक नंबर है जो आपने याद किया है। इसी एटॉमिक नंबर को दूसरा नाम से भी जानते हैं, और वो क्या नाम है, उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को आप और भी नाम से जानते हो, जिसका नाम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर अभी तक याद था ना, देखो, उसी को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसी को प्रोटॉन भी कहते हैं, और इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर के अंदर जो चार्ज पाया जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। इसी को आप सुपरस्क्रिप्ट चार्ज भी कहते हो, सुपरस्क्रिप्ट चार्ज। एटॉमिक नंबर को ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, उसी को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन कहेंगे, इसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, उसी को सुपरस्क्रिप्ट चार्ज भी कहते हैं। डन। उसी तरह एटॉमिक मास को हम क्या कहेंगे, एक तो आपने समझ लिया कि ए को, ये जो ए है आपको, इसको आप एटॉमिक मास कहते हो, और इसको क्या कह सकते हो, आप इसको मास नंबर भी कह सकते हो। आप इसको और क्या कह सकते हो, इसको आप सुपरस्क्रिप्ट मास भी कहते हो। ये मास का ये तीन नाम, और आगे हम और भी देखेंगे इसको क्या कहते हैं। ये आपके पास हो गया जो ये नाम। आप अगर ये चीजों को भेजे में ढंग से रख लेते हो, अगर ये सब चीज याद रहे, मैं आपको बताता हूं कि आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल जो भी होगा ना, उसे ये सब नहीं पता है। एटॉमिक नंबर को भी ये कहते हैं, एटॉमिक नंबर को भी ये कहते हैं, ये बहुत को नहीं पता है। अगर आपको ये याद है, आप केमिस्ट्री को बहुत डीप से समझ रहे हो, ठीक है, आपने ये समझा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब भी होता है। अब आपके पास आता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है। तो न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, मास में से, मास नंबर में से न्यूटन ने होगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है मास में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दो, आपको किसी भी एटम के पास न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। ठीक, अब आपके पास आता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, NO मतलब नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या है,
न्यूक्लियन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखो न्यूक्लियंस क्या होता है? न्यूक्लियस हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। किसी भी एटम की जो सेंटर पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ये बात किसने बोला था? ये रदरफोर्ड ने बताया था हमको। किसी भी नाभिक, हिंदी में नाभिक कहते हैं, एटम को हम परमाणु कहते हैं, और इस बीच के जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। हिंदी में आप नाभिक के नाम से जानते हो। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ये बात रदरफोर्ड ने आपको बताई। तो इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। पूछेगा न्यूक्लियस क्या है, तो आप कहोगे न्यूक्लियस वो चीज होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उन दोनों को प्लस कर दो, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस। ज्यादातर केस में न्यूक्लियस मास नंबर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये सारे चीज आपके भेजे में होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इसे अच्छे से लिख लो और झट 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 याद कर लो फटाफट। ओके, तो देखो आप 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा और 10th के बाद क्या पढ़ना है। आपने एटम के बारे में देखा 10th क्लास टिल 10th, मतलब हमने 10th और 9th और 10th में क्या पढ़ा था कि एटम इस तरीका से होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और ये इसका ऑर्बिट है जिसे हम सेल भी कहते हैं। और आपने उसका नाम भी दिया था, एक का नाम था के, दूसरे का एल, तीसरे का एम। पहला ऑर्बिट को हम के के नाम से जानते थे, दूसरे ऑर्बिट को एल के नाम से, तीसरे ऑर्बिट को एम के नाम से। यही था हमारे पास रूल और कुछ नहीं था। आप इसको समझने के लिए और भी हम एग्जांपल लेंगे, वो देखना। एक्चुअल में क्या था कि जब हम 10th क्लास में कोई ऐसा एलिमेंट्स को लेते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम, इसका 20 है, तो के एल एम के हिसाब से हमें बोला जाता था कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है। दूसरे ऑर्बिट में क्या था? 8। तीसरे में कितना होगा? तो 10। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते थे? हमें बोला जाता है कि लास्ट में जो ऑर्बिट होगा उसमें से 10 माइनस कर दो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट एक्चुअल में क्या है कि ये वाला सेवा ही गलत हो जाता था, जबकि हमने पढ़ा इस रूल के हिसाब से क्या है, बाहर के ऑर्बिट क्या है? ये एम है, आउटर ऑर्बिट, ये इनर ऑर्बिट है, ये भी इनर ऑर्बिट, ये बाहर की ऑर्बिट है। तो देखो बाहर की तरफ से गोल है, तो बाहर ऑर्बिट को हम कहते हैं आउटर ऑर्बिट, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके बाहर तो एम है और एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। तो क्या 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने लिखा कैल्शियम के पास? नहीं, आपने लिखा 2। तो आपके एक फॉर्मूला बना दिया कि 10 में से 8 में से 10 को माइनस कर दो, या तो 10 में से 8 को माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये रूल 10th क्लास तक के बच्चों को समझाने के लिए बहुत आसान था और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल। एक चीज और हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अगर किसी ऑर्बिट में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, यानी पहला ऑर्बिट में कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा में कितना होना चाहिए, तीसरा में, तो क्या यूज किया था? फॉर्मूला आप यूज किए थे जिसका नाम था 2n²। यही फॉर्मूला था। पहले ऑर्बिट में देखो n की जगह पे 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो आपने कह दिया भाई 2। दूसरे ऑर्बिट में देखो 2 × 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। तीसरे में 3 3 जा। तीसरे ऑर्बिट में देखते हैं जी 3 × सॉरी ये तो 2 है और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 2 × 9, 9 2 जा 18। तो अभी m में कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं? अभी 8 और आएगा, क्योंकि भाई इसको कह रहे हैं m में 8 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां सब यही सारी चीजों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नए सिलसिला बना गया। जैसे आपको एक कॉमन सेशन बताएंगे अभी कि कैसे ये सब होता है। ठीक है अब ये चीज 10th क्लास तक की थी, जो मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया ताकि आपको पता चले कि आखिर गलतियां क्या थी और उसे बनाया क्यों गया था। तो ये गलती ये थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन गलत आ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था ये। और नॉर्मल सी बात है, इनको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये आपका जो है पहला ग्राउंड फ्लोर है और नाम भी इसका अभी आएगा, दूसरा फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर।
जब आप कोई पब्लिक के पास अगर आप जाते हो ग्राउंड फ्लोर में, तो हो सकता है ग्राउंड फ्लोर में एक हॉल सा बना रखा है, भाई इसी में सबको रहना है। सेकेंड फ्लोर पे जाते सब जगह हॉल ही बना हुआ है। ये कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर में कोई घर नहीं बनाया, सब हॉल बना के रख दिया। जबकि आप किसी के पास जाते हो तो आपको देखने को क्या मिलता है कि फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम बना हुआ है, या सेकेंड फ्लोर पे 2 रूम बना है, थर्ड फ्लोर पे 3, या फिर सब में 3 बना हुआ है। तो अभी आप ऐसा विजुअलाइज करो कि ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रहता है। ये हम 10th क्लास तक थे। अब क्या होगा कि ये 10th के बाद लोग समझाने की कोशिश करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं है, मतलब ऑर्बिट में तो है, जैसे लोग फ्लोर पे नहीं रहता, वो अपने रूम में रहता है। जैसे आप सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं तो आपके पास 2 कमरे हैं, तो वो क्या होता है कि आप रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, आप रूम में रहते हो, ना कि पूरे हॉल में रहते हो। तो यहां पर इसी चीज को ये सबको हॉल बना दिया है कि भाई जो भी होगा एम में होगा, पूरा एम में बचा हुआ रहेगा, एल में रहेगा, एन में रहेगा। ये चीज ऐसा नहीं किया है। इसमें क्या हुआ, हॉल के फ्लोर के हिसाब से वो रूम डिजाइन कर दिया। भाई नीचे में जगह कितना उसके हिसाब से रूम, पहला को पार्किंग के लिए बना दो जी, जिसमें 2 हॉल। पहला ऑर्बिट जिसके अंदर एक ही हॉल बनाया जिसका नाम होगा एस ऑर्बिटल। एस ये देखो, ये n2 3 4 इसको हम सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, आपको पता है ना। ये सब क्या कहलाता है, सेल, या तो हम ऑर्बिट कहेंगे। सेल के अंदर सब सेल बना दिया जिसका नाम हो गया एस। कह रहा है कि भाई पहला जो है सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर एक ही सब सेल होगा सब सेल, और इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहा पहला छोटा था, इसमें हमने एक एस बना दिया। कह रहे दूसरे ऑर्बिट जो हम पहुंचे थे सेकेंड ऑर्बिट में, इसमें स्पेस बड़ा हो गया, जिसमें हम एस और पी 2 रूम बना दिए, एक एस और एक पी, ठीक है, एक छोटा सा एक बड़ा सा। तीसरे वाला और बड़ा साइज आ गया, इसमें हमने एक एस पी और डी भी बना दिए, 3 रूम बन गया, भाई साइज और बड़ा हो गया। चौथे वाले और बड़ा साइज है, इसमें आपने और एक रूम बना दिया, एस पी डी और एफ। अब इस रूम का साइज भी अलग अलग करते हैं। भाई एक छोटा सा रूम है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको, ये तो सेल हो गया, सेल के अंदर और भी बन रहा है, उसके पार्ट बन रहा है, तो सेल के जो और पार्ट बनेंगे उसका नाम क्या होगा, सब सेल। तो एक पहला सब सेल एस है, दूसरा पी है, तीसरा डी है, चौथा एफ है। अब एस वाला जो साइज का रूम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने लोग रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो एस बहुत छोटा साइज है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा, मैक्सिमम 2। पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 14, सॉरी मैक्सिमम 10, और एफ में मैक्सिमम 14। आप देखो सब में 4 का गैप है, ध्यान से देखो, 2 में 4 और ऐड किया 6, 6 में और 4 ऐड किया, और 10 में 4 आ गया 14। अब आप सोचो कि अगर F के बाद कोई G आता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप झट से बता दोगे, इसमें और 4 ऐड कर दो 18। तो इस तरह से सब सेल बना दिया गया, ठीक है। अब हमें आसान हो गया, जैसे कि जो चौथा, जो यहाँ पे तीसरा ऑर्बिट था, जो हम M ही में पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, अब कहां डालेंगे हम, S पे डालेंगे, पहले P पे और फिर D पे डालेंगे। तो ये इसके मदद से लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, जिसको आप ध्यान से देखो, ये लिख दिए, इसको आप लिख लो, इसकी मदद से हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। एक बार इसे जल्दी से लिख लो। तो अब आप देखो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना, आप खुद लिख सकते हो इस एटम की मदद से। देखो 1 में क्या है, S, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता है 1s, पहला में सिर्फ S है, तो दूसरा में क्या है 2s 2p, तीसरा में क्या है 3s 3p 3d, उसके बाद क्या होगा 4s 4p, ठीक है, ऐसे
मतलब हमें कंप्लीटली नहीं लिखना है, यहां तक लिखना है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको आसान है, वन में एस, दूसरा में एस और पी दोनों होता है, तीसरा में एस पी डी होता है। बस एक कॉमन सेंस याद रखना कि डी जो है, डी से ये 3D जो लिखे हो उससे पहले 4s आ जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि एनर्जी ऑर्डर, देखो इसमें क्या है कि जो जितना पास में है ना उसके पास उतनी कम एनर्जी है, पहले ऑर्बिट वाले में कम, जो जितने दूर जाते जा रहा है सेल उसके पास एनर्जी भी बढ़ते चला जाता है, मतलब ज्यादा एनर्जी उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास। कई बार आपने देखा होगा, आपके एग्जांपल देता हूं कि जैसे 4s और 4p ये सब पहुंच तो गए हायर ऑर्बिट में। जैसे आपके एरिया में भी कई बार देखा होगा कि कुछ एरिया होते हैं गरीबों का रहने के लिए, कुछ एरिया है जो थोड़ा ठीक ठाक लोगों के लिए, उससे भी वीआईपी एरिया लोग, अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं। अब क्या होता है कि कोई एक नॉर्मल फैमिली गलती से हायर एरिया में चला गया, या फिर किसी का अच्छे फैमिली के बच्चे आई हो वो हायर क्लासेस में चला गया, हायर सोसाइटी में रहने के लिए चला गया। लेकिन वहां पे जाने के बाद देखा कि भाई हमारी जो स्टैंडर्ड है वो इन लोगों से बहुत कम है, हमारी स्टैंडर्ड तो कॉलोनी वालों की तरह है। या फिर देखा कि कोई लोग कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी वाले में कुछ ऐसे लोग आए जिनकी स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा है, स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया कि वो देख रहा है भाई हमारी कॉलोनी वाले से स्टैंडर्ड ज्यादा है, तो क्या करें, तो उसके दिमाग में शक से आता है यार मैं शिफ्ट हो जाता हूं हायर सोसाइटी में। और जो सोसाइटी में रह रहा था और उसको लगा कि यार हमारी जो लेवल है वो कॉलोनी वालों की तरह है, तो वो अपने आप को शिफ्ट कर लेता है कॉलोनी में। सेम तरीका से हुआ, 4s तो अपर ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन उसने देखा यार हमारी लेवल इन लोगों के बराबरी का है नहीं, तो उसने देखा यार हमारा तो 3D से भी कम है, तो हम ऐसा करते हैं हम खुद पीछे हो जाए, हम कॉलोनी चले जाते हैं और 3D वाले हायर सोसाइटी में आ गए। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आप रखना, ये वाला को इसको सही करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट जो है वो ये होगा 1s 2s 2p 3s 3p। 4d लिखने से पहले आपको 4s लिखना हो, 3d उसके बाद 4p उसके बाद 5s आता है। ये सब यही भी होगा, आप कहोगे कि सर 4d था आपने fs लिख दिया, तो दिमाग में आ गया कि भाई वो चला तो गया लेकिन उसकी औकात थोड़ा सा भिखारी वाली है, भाई पीछे हो जा तुम। डन। तो ये वाली भिखारी वाली औकात जो है यहां से सॉल्व करके इसने एक्चुअल में ये सिस्टम बना दिया। तो आपको देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा ये क्या नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता चल गया उसके अंदर सेल यानी ऑर्बिट और सबसेल दोनों का मिक्सचर्स है। तो क्या लिखोगे आप, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप कहोगे सर कितना अच्छा होगा कि हम 10th वाले याद कर लेते, इसमें 2 डाल देते तो 8 इसमें 18। इतना खतरनाक, आप याद करो और अब भी आपको 2 मिनट के अंदर आपको याद कर लेना झट से। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d नहीं ना, 4s और 3d फिर 4p फिर 5s, झट से याद कर लो। आप जो यहां तक याद कर लोगे तो आपको 35 इलेक्ट्रॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इतना में आपका मैक्सिमम केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप खुद ऐड कर लोगे क्या होने वाला है, तो याद रखना। अब इसकी मदद से देखो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो पहले से आप जानते हो। तो यही सब हम देखने की कोशिश करेंगे। अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपको आएगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसका, फॉलोइंग एलिमेंट्स का। पहला हमें लिखना है सोडियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, कैल्शियम का। कुछ मैं लिख देता हूं, आपको भी लिखना है। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएगा, आपको लिखा भी होगा एस पे इलेक्ट्रॉन होता है ना कि एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन आपको पता है कि एटॉमिक नंबर को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पे देखो
ये चीज दिमाग में रख लेना कि S पे मैक्सिमम 2 जाएगा, P पे मैक्सिमम 6 जाएगा, D पे मैक्सिमम 10 जाएगा और F अगर मैक्सिमम है तो इससे ज्यादा नहीं लेगा, लेकिन अगर उससे कम है तो वो आराम से ले लेगा। ठीक है, अब देखो सोडियम के पास पहले इलेक्ट्रॉन लिखो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन। आपने कहा चलो जी ये 11 लिख दो। अब देखो कैसे लिखोगे, इसको लिखो 1s, s पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, तो आपने 2 दे दिया। आपके पास 11 रुपए है और आपको इसको भिखारियों में बांटना है, और सारे भिखारी बैठे हैं, किसकी कितनी औकात है। ठीक है, तो इन भिखारियों को आप देते जा रहे हैं। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, यानी 2 रुपया आपका खत्म हो गया। अब कितने रुपए बचे हैं, 2 रुपए। अब देखते हैं नेक्स्ट भिखारी कौन है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर से लिखना। फिर 2 पे गए, ये कह रहा है मुझे भी 2 ही चाहिए, 2 से ज्यादा वो लेगा ही नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। फिर आपने कहां पहुंचे, 2p पे। 2p कह रहा है भाई मुझे तो 6 चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 6 चाहिए तो आप 1 दोगे तो नहीं लेगा, वो ले लेगा, लेकिन 6 अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो दे दो, क्योंकि आपको देना ऐसी है, जब तक इसका फुलफिल नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने इसको दे दिया 6। अब देखो कितना खत्म हो गया आपके पास, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास खत्म हो गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। अब आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, आप S पे पहुंचे। S को कहे भाई मेरे पास तो एक ही, आप क्या करें। S को कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा 2 लेगा, अगर एक भी मिल जाए तो वो खुश है, 2 से ज्यादा नहीं लेगा, उसकी कैपेसिटी छोटी है, तो इसने 1 ले लिया और ये खुश हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डन। जो लास्ट सेल में पाया जाता है उसे आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहोगे। तो आप कहोगे कि देखो जी ये 2s है और ये 3 आ गए, ये 3 ऑर्बिट दिखा रहा है लास्ट। आप कहोगे ये वाला जो सेल है वो लास्ट में है, आप कहोगे इसको क्या कहेंगे, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है, 1। ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपके पास एक और आता है जो शायद आपको कोई टीचर नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में कई बार पूछा गया और बच्चे हाथ खड़ा करके आ जाते हैं। अगर 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस हो गए, उसका नाम हो गया भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बताओ, आपको पता है कि 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है तो बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन का नाम तो कुछ होगा, उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं जी, कोर इलेक्ट्रॉन। जो कि कोर इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हैं, अगर 11 में से 1 ये हो गए तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए यहां पे कोर इलेक्ट्रॉन, जो कि कोर में है। आप किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की इच्छा भी है तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। अगर निकालना है तो बहुत ज्यादा पावर मिलना पड़ेगा आपको, देखेंगे आगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जी, कितना होता है इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो कि इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कार्बन में कितना होता है 6, तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 6। अब आप इसको देखो भाई 6 इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन पहुंचा कि भाई इसने दान किया तो उसे प्रॉफिट हुआ, तो मैं भी अब चला दान करने के लिए। तो कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फीड होता है, अपने कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से उसके एटम के अंदर पाया जाता है वो देखो। उसने कहा कि भाई S को कितना देना है 2, 6 में से 4 मतलब 2 खत्म हो गए, 4 बच गया। फिर आगे बढ़ा तो ये भी कह रहा है मुझे 2 चाहिए, उसे भी दे दिया, 4 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट P पे पहुंचा। अब देखो जी P के पास पहुंचा तो P कह रहा है भाई मुझे तो 6 चाहिए, इसके पास कितने हैं 2, तो 6 तो मैक्सिमम चाहिए ना, अगर 2 ही है भाई 2 ले, खुश है 2 पे भी फ्री का मिल रहा है। तो इसने इलेक्ट्रॉन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको, और जो बच गया वो इसको, खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन के पास, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब देखो 2 वाला ग्रुप ये दोनों है, यहां से लेके यहां तक ये सब क्या है लास्ट सेल है, क्योंकि देखो ये जो 1 2 लिख रहा है ना, ये नीचे दिख रहे हो वो ऑर्बिट नंबर है, और लास्ट सेल जो जितना पे खत्म हो जाता है तो दूसरे नंबर पे खत्म हो गया। ये देखो ये भी 2 गए, ये भी 2 गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके पास
2 इसके पास और 2 इसके पास, ये 2 नहीं गिनती करना है, इसके पावर जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आपने कहा 6 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही बचता है इसके बाद। तो ऑक्सीजन के पास आपको खुद बनाना है, क्लोरीन के पास आपको खुद बनाना है। हम कैल्शियम के बाद बताए थे, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 20 होता है। तो देखो कैसे करते हैं इसका, 1s2, इसने इसको दे दिया, इसको भी 2 दे दिया, उसके बाद 6 को भी दे दिया। अब देखो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ जाता है। अब बचा हुआ है अभी और 10 इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़ते हैं तो देखो 2p के पास 3s आते हैं, 3s में 2 दे दिया, 12 खत्म, 3p होता है 6। अब देखो हमारे पास कितना खत्म हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। 3p के पास क्या आता है 4s, 4s। तो 4s पे कितना होगा जी, s पे 4s को नहीं देखेंगे, s को देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म। तो देखो यहाँ पे 1 ये था, 2 भी हो गया, यहां तक 3 भी हो गया, ये क्या आ गया 4 आ गया। तो जो लास्ट ऑर्बिट में होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 4s पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। तो ये आ गया कैल्शियम के पास आपका 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोर कितना होगा 18, बाकी के ये दोनों आपको खुद सॉल्व करके सेंड करना है। ओके, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। ये मैंने इसीलिए एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आपको ये चीज समझ में, क्योंकि एग्जाम में आता है फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 10 ग्राम ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। आपके 11th क्लास में चैप्टर 2 से दिया है थोड़ा बहुत वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसीलिए आपको ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ है, ये ठीक से पढ़ लो। ये इसके अंदर मैं अभी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये दोनों को कंबाइन करके और एक थोड़ा सा तीसरा चैप्टर को भी हम टच किए हैं, तो 3 चैप्टर को कॉम्बिनेशन है। ये पढ़ने के बाद अगर आप केमिस्ट्री को रीड करोगे सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहां तक डन कर दिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप देखो, एक सिर्फ एटम, आपको किसी ने बोला भाई हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, तो हाँ बताओ इसके पास न्यूक्लियॉन्स कितने, बता दिया। आपको न्यूक्लियॉन्स क्या होता है मैंने बता चुका हूं, फॉर्मूला याद करना। उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं। अब सोचो कि एक एटम को दिखा के आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मैंने लिखा है, कम से कम 20 तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ आपको एक एटम को दिखा करके। तो आपको उन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको पूछा कि ये देखो, मैंने ये बताऊंगा, आपको बाकी के 3 खुद करना है, इसीलिए ध्यान से देखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सोडियम के पास कितने हैं, आपको मैंने बताया था नीचे वाले को हम जेड कहते हैं, ऊपर वाले को ए कहते हैं, और जेड को ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं, यही सब बताया था। तो सोचो कि यहां पर जेड जो है वो 11 है, तो इलेक्ट्रॉन वो 11 ही होगा जो नीचे में है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने कहा था कि मास में से इसको माइनस कर दो, ए माइनस जेड, यानी आप लिखोगे 23 माइनस 11 कितना होगा जी, बताओ। 23 माइनस 11 हो गया 12 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो उसके लिए तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। 11 इलेक्ट्रॉन है तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s1, हमें याद था। देखो यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दे, लास्ट सेल में क्या पाया जाता है 3s1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, 1 हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन, अगर जितना इलेक्ट्रॉन है अगर एक वैलेंस है तो बाकी के कितने कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10। फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, इस सोडियम के अंदर पूछेगा फंडामेंटल पार्टिकल्स बताओ, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो तीनों को प्लस कर दो, 11 प्लस 11 प्लस 12 33 फंडामेंटल। न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं उसमें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स,
न्यूक्लियॉन्स में मैंने बोला था आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दूं, उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कितना होगा जी 23। इसका मास देखो 23, न्यूक्लियॉन्स कितना है 23। तो कई बार जितना न्यूक्लियॉन्स होता है उतना ही उसका न्यूक्लियर चार्ज मतलब उसका मास भी होता है। मास नंबर कितना है इसका जो ऊपर में लिखा है 23, न्यूक्लियर चार्ज कितना है तो 11 है। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए, बाकी क्वेश्चंस का आंसर आपको नोटबुक पे सॉल्व करने के दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे भेजना है। ये सारे सवाल का सही जवाब अगर आप देते हैं तो आपको मिलेगा गिफ्ट यहां से हर एक वीडियो के थ्रू। स्टार्टिंग के 20 बच्चों को गिफ्ट मिलता है, तो इसीलिए सही से कॉन्सेप्ट पढ़ो। देखो मेरा मेन मकसद है कि आपको केमिस्ट्री एकदम मजाक लगे। जो भी पढ़ाया गया ना उसे बस रिवीजन मारते जाओ, याद करते जाओ। आपको कोई भी क्लास में आप बैठ जाना, ये पढ़ने के बाद आपको हर चीज समझ में आने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी के 3 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, चलो इसे लिख लो आप। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बच्चे का डिमांड है, मोल कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट? समझ में नहीं आती, बहुत आसान है। आप नॉर्मल जो मैथ है, मैथमेटिशियन ये सिंपल चीजों को आपको पहले ही समझा चुका है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको अपनी नोटबुक पे कोई चीज ड्रॉ करना होता है, तो आपने ड्रॉ जब करते हो तो आप देखते हो कि आप लिखते हो कि ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, जो भी है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, आप क्या करते हो स्केल इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपको अपने शहर से दूसरे शहर जाना होगा और कोई आपको पूछता है कि कितने डिस्टेंस है, तो आप उसको बोलते हो कि जी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर क्यों नहीं कहते? या इससे भी बड़ी बात, आप उसको 1 लाख सेंटीमीटर क्यों नहीं बोलते? आप उसको डायरेक्ट बोलो जी हमने जहां जा रहे हैं वो कितने हैं, वहां इकाएं दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर जा रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा बोला? अगर और भी छोटा अगर हम करते हैं तो आप बोलो 10 लाख mm जा रहे, मिलीमीटर आप नहीं बोलते हो। आप इसको जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते चला, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है तो आप mm में बात करते हो, सेंटीमीटर में, फिर मीटर में, फिर किलोमीटर में, और भी इससे आगे आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि इसके बाद और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। जिस तरह से मैथ में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं इस पेंसिल से एक ड्रॉप नीचे गिराता हूं तो उसके अंदर 1 मोल कोई भी लिक्विड है, तो उस मोल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है? क्योंकि देखो लिक्विड भी तो एक तरह का मैटर है, और मैटर किस चीज से बना हुआ है? एटम और मॉलिक्यूल्स। तो आपके दिमाग में रहा होगा ना कि मैं जानना चाहता हूं कि हमारे पास जो पेन पेंसिल या 1 गिलास पानी है या 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है, इसके अंदर कितना मोल्स हैं, कितने एटम्स हैं उसके अंदर। जो मैं एक दिन में एक पानी पी लेता हूं, 1 गिलास पानी पी लेता हूं, तो वो उसके अंदर हम कितने एटम को पिए हुए हैं। हर चीज आपके दिमाग में एक होता है सवाल कि क्या। तो मोल कॉन्सेप्ट जस्ट एक यूनिट कन्वर्जन है जो आपको बताएगा। जैसे आपने कहा 1 मीटर के अंदर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। सेम टू सेम यहां पर हम देखेंगे कि 1 मोल में क्या कितना होता है। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। जब आप कहते हो 1 मोल, तो ये इतना बड़ा अमाउंट है जो आप पूरी जिंदगी बैठ के गिनते रह जाओगे, खत्म नहीं होगा। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर किसी के पास इतना पैसा हो और वो हर सेकंड 1 लाख रुपए खर्च करता है, फिर भी उसे खत्म करने में कई साल लग जाते हैं। हर सेकंड 1 लाख रुपए खर्च करेगा तब भी कई साल लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होते हैं। आप सोचो कि 6 के ऊपर 23 जीरो लगाओ,
1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगाओ तो कितना हुआ है 10 लाख। इसके ऊपर कितने जीरो लगाना है 23, 23 जीरो 6 के ऊपर लगाओ, आपको पता चलेगा एक मोल्स में कितने, यहां से लेके यहां तक बढ़ जाएगा। गिनती करोगे महासंघ, संघ के ऊपर भी संघ जाएगा, है ना। तो एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। आपने कहा किसी को भाई 1 मोल एटम मुझे दे दो, 1 मोल एटम्स दो, इसका मतलब आप उससे मांग रहे हैं 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स मांग रहे हैं उससे। एक मोल सुनने में बहुत छोटा सा लग रहा है, 1 मोल दे दो। 1 मोल्स के अंदर कितने होते हैं। किसी को बोले आपने भाई 1 मोल रुपीस दे दो मुझे, भाई पूरी दुनिया में इतना रुपीस नहीं है। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि 1 मोल बहुत 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 बड़ा यूनिट्स है, बहुत बड़ा क्वांटिटी होती है जो किसी के पास नहीं है। बट एक ड्रॉप ऑफ वाटर में 1 मोल्स होते हैं। तो सोचो 1 मोल्स जब आपने कहीं से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कहीं पे गिरता है तो उसके अंदर इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गिर जाता है, इतने मॉलिक्यूल्स गिर जाते हैं। अगर हमने कहा 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया, 1 मोल का मतलब 0.22 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब इतना मॉलिक्यूल्स। अब आपके दिमाग में आ गया कि अच्छा इतना मोल का मतलब इतना, ये वैल्यू याद रखना भेजने में 6.022 और 10 के पावर 23। कई बार लोग यहाँ 23 भी लिखते हैं तो नो डाउट्स 23 लिखो 22 लिखो, ऑलमोस्ट वैल्यू सेम ही आए, ठीक है। तो ये तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि 1 मोल्स एटम में इतना होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स में इतने होते हैं। अब आते हैं हम, किसी ने कहा आपको कि बताओ भाई 2 मोल एटम में कितने एटम होते हैं। तो 1 मोल एटम में इतने, तो 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। आपको लगेगा इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं 23 को भी कर देंगे 46 हो जाएगा। नहीं जी, जब कोई नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। करो 4 4 0 और यहां पे आ गया 10। अगर आपको कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन अगर इन चीजों में दिक्कत आती है तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हमारे आएंगे, उसमें आप देखोगे किस तरीका से हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आप समझ लो इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया हमारे पास एटम। तो आपको समझ में आ गया कि मोल का मतलब क्या होता है। जैसे कि यूनिट्स है जो बड़े क्वांटिटी को दिखाने के लिए छोटा सा यूनिट कर लेते हैं मोल, ठीक है। तो ये चीज अगर 1 मोल इंसान आपने किसी को कहीं देखा है, इसका मतलब इतने इंसान है, पूरे दुनिया में इतने पॉपुलेशन नहीं है और ना तो कभी होगा, होने से पहले इस अर्थ की कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये इतना वाला क्वांटिटी किसी के दिमाग में कैसे आया, वो चीज आपको सोचना है। तो ये मोल कॉन्सेप्ट यहां तक डन है। कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, चलो इसे पहले आप लिख लो। तो आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 3 फॉर्मूला हमेशा ब्रेन में होना चाहिए। पहला, हाउ टू फाइंड मोल्स इफ मास इज गिवन। आपके पास मास दिया रहेगा और कहेगा मोल्स निकालो, तो सिंपल है, जो मास दिया होगा उसको लिखेंगे गिवन मास और मोलर मास। जैसे पूछेगा आपको कि 40 ग्राम्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 का मोलर मास आप निकाल सकते हो, जो पहले बता चुका हूं, और गिवन मास 40 ग्राम है, दोनों को डिवाइड करते जो आंसर आएगा मोल। एक ये दूसरा आएगा, हाउ टू फाइंड मोल्स इफ द नंबर इज गिवन। आपको नंबर दे देगा कि 10 लाख 20 लाख या 6 × 10 के पावर 23 हमारे पास ऑक्सीजन एटम है जी, बताओ कितने मोल्स हैं। तो गिवन नंबर एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू वही होती है जो मोल्स की होती है, 6.022 10 के पावर 23। बस पहले आपको दिमाग में फॉर्मूला लेना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मोल्स नंबर गिवन होगा, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर्स। फिर कह रहा है हाउ टू फाइंड मोल्स इफ वॉल्यूम इज गिवन। मोल्स कैसे निकालेंगे अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है। गिवन वॉल्यूम लिखा रहेगा 200 ml है, 500 ml है, तो गिवन अपॉन में मोलर वॉल्यूम। मोलर मास तो निकाले थे, ये मोलर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टेंशन मत। मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट एसटीपी और एनटीपी, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे
दुनिया की सारी गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो 22.4 लीटर होता है। मिलीलीटर में कन्वर्ट करो 22400 मिलीलीटर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। आपको ये वीडियो में आपको यहां तक दिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके पार्ट हम करवाएंगे और बहुत डीप में, और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी जो एग्जाम में आना ही आना है वो साथ में भी क्वेश्चंस हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इजीली ला सकें। ठीक है जी।